हेलो चैम्प, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स 2024 का पेपर का फुल एनालिसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, सो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में। एंड हम वन बाय वन हर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। सो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज हम एक बार एग्जामिनर के अप्रोच समझ जाएंगे एग्ज़ाम को, पेपर को क्रिएट करने की, तो हम फ्यूचर के एग्जाम्स को भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, उसके क्वेश्चंस को। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर कुछ इस तरीके से आता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट 1। ओके, सो आपको प्रॉपरली देखना ये है कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे किस तरीके से गए हैं और हमें किस सब्जेक्ट्स पे बेसिकली फोकस करना है। बिकॉज अगर हम PYQs को फॉलो करते हैं अगर, तो PYQs से हमें बहुत ही एक अच्छा जजमेंट मिलता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पेपर आपके सामने आए तो पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि आप आई होप आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 आवर्स का पेपर है, 80 मार्क्स का। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है कि सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सेक्शन बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एंड सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी है। अगर किसी में चॉइस है तो वहाँ पे आप चॉइस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमारे 10 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दोनों ही सेक्शंस में हमारे, चाहे वो मैक्रो हो या चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा सेक्शन ए कंपोनेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या आपको किस जगह आपको फंसाएगा। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऑलरेडी मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ का पूरा कोर्स कंप्लीट अपने ही चैनल पे करा रखा है, तो अगर आपको वहाँ से भी कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, अगर Y इंक्रीज करता है, इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। क्या ये डेफिनेटली ट्रू है कि अगर हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा? नो, इस केस में हमारा सेविंग भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा चेंज इन सेविंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है सिर्फ कंजम्पशन में, लेकिन यहाँ पे चेंज इन सेविंग भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि ये सारा पैसा हम सीधा कंजम्पशन में इंक्रीज अपने स्पेंड कर देंगे, हम सेविंग के अंदर भी तो स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज विद चेंज इन वाई सेविंग कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल। ठीक है, सो और हमें पता है कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी, यानी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेविंग कम होगी, और सेविंग बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम होगी। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है, MPC एंड MPS आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि MPC और MPS इक्वल हो जाए? नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज एक बढ़ेगा और एक कम होगा, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। यानी अगर हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो सेविंग हमारी कम होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनकम हमारी लिमिटेड है। ठीक है, इनकम हमारी डिफाइंड है। इस वजह से MPC और MPS 1 के इक्वल होता है, यानी एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, यानी स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो हम स्टेटमेंट्स देखेंगे और हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, ये हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने चीज़ आपको अपने कंसेप्ट में पढ़ाई है कि किस तरीके से चेंज इन अगर इनकम होगा तो चेंज इन सेविंग भी हो सकता है और चेंज इन कंजम्पशन भी हो सकता है। ओके, सेकंड कंसेप्ट, इसमें लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर GDP से NDP जाना है या NDP से कोई भी ऐसी हमें फॉर्मूला, जो NNP at FC हो, NNP at FC या GDP at MP, NDP at MP, किसी में भी जाना है तो उसका एक अप्रोच होता है उसको सॉल्व करने का, जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया है, GDP वाले वीडियोज़ में। तो अगर हम वही फॉलो करते हुए देखेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है GDP at MP निकालना है हमें, और हमें NNP at FC दिया है। देखिए, अगर NNP at FC दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले नेशनल से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक इसने करेक्ट करा है, लेकिन यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाने के लिए हमें NFIA माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई NFIA माइनस नहीं किया हुआ, यानी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और हम NIT भी प्लस करेंगे ताकि हम GDP at MP पे जा सके, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है NDP at FC और NNP at FC, यानी हमें NNP at FC दिया है और हमें NDP at FC पे जाना है। तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे 1 by 1। देखिए, नेशनल तो करेक्ट है, दोनों सेम है। फिर नेशनल प्रोडक्ट है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी अगर नेशनल प्रोडक्ट से हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है, बीच वाला कंपोनेंट, तो हमें NFI माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे NFI माइनस हुआ है नहीं, यहाँ पे तो NIT प्लस कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी।
थर्ड, जीएनपी एट एमपी है, ठीक है, हमें ये निकालना है और हमें दिया है जीडीपी एट एमपी। अगर हमें जीडीपी एट एमपी दिया है और हमें जीएनपी एट एमपी जाना है तो जी तो सेम है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए एनएफआई ऐड करना होगा, तो ये तो इसने कर रखा है, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमें फोर्थ स्टेटमेंट देखनी है कि फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है। देखिए यहाँ पे एनएनपी एट एफसी है और यहाँ पे एनडीपी एट एमपी, यानी एनडीपी एट एमपी से हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे, तो एन तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए एनएफआई ऐड होगा, क्या यहाँ पे एनएफआई ऐड हुआ है? नहीं हुआ, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हम तीनों कंक्लूजन देख सके कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट प्रॉपरली समझ आ रहा है। तो दोनों ही क्वेश्चन में देखिए बेसिक कंसेप्ट का ये इस्तेमाल हो रहा है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ पूछी नहीं गई। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है ना, चाहे आपकी कंजम्पशन की नॉलेज हो गई, इनकम इंक्रीज और सेविंग इंक्रीज की, चाहे जीडीपी के फॉर्मूलाज की बात होगी, अगर आपने अच्छे से इसको करा है, मैंने वीडियोस को देखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है, पहला स्टेटमेंट है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। असर्शन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, और नीचे उसका रीज़न दिया होगा, हमें देखना है कि क्या ये रीज़न इससे मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। और ये भी देखना है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस, ये स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया भी है, देखिए ये देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate work without any undue difficulty, ठीक है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट अलग कंसेप्ट है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अलग कंसेप्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरीज है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ये होता है रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हमें पता है कि ये इसका नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको रॉन्ग मार्क करेंगे, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट नहीं होते, इस वजह से स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने एब्सेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। एब्सेंस लिखा हुआ है यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आती, ठीक है। अब इसका रीजन दिया हुआ इन्होंने, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन all the willing and able bodied people get employment at the prevailing wage rate। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, ये रीज़न अपने आप में ठीक है और ये इसको करेक्टली जस्टिफाई भी कर रहा है स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और ये हमें फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में ही बता रहा है। तो इस तरीके से देखना है आपको एग्जाम में कि क्या ये जो असर्शन है और ये रीज़न है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन असर्शन की। तो अगर यहाँ पे देखो आपको लग ही रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या कैटेगरीज है वो चीज़ अच्छे से हमें डिस्कस कर रहा है, तो इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे करेक्ट। बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE डेटा 29 जून 2023, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, कोई इसमें इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आपको आगे स्टेटमेंट देखिए। देयर वाज नेट सेलिंग वर्थ ऑफ ₹309 करोड़ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी तक जो हमारे शेयर्स को परचेज करके रखा हुआ था ना, हमें पैसे दिए थे। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, हमें पैसे देगा, मनी देगा, ठीक है, और हम उसके बदले उसको शेयर्स देंगे, ठीक है। जो भी कंपनी इंडियन कंपनी वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडियन कंपनी को FII पैसे देगा, उसके बदले हम उसको शेयर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि FII वाले बंदे ने क्या किया, 309 करोड़ के शेयर्स को वापस ले लिया, सेल कर दिया। तो क्या होगा, ये जो अभी ये वाली जो इक्वेशन बनी थी कंपनी वाली, ठीक है, ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि अब हमें इनको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे शेयर वापस कर दिया और हमें ये शेयर दे देगा वापस हमारे, यानी 309 करोड़ के इन्होंने हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने जो इनके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उन्होंने उसको सेल कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, BOP में ये कहाँ जाएगा? मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अच्छे से बताया, देखिए अगर मैंने यहाँ पे डाल रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बता रखा है कि एक रिसिप्ट साइड होती है, एक पेमेंट की डेबिट साइड होती है, ठीक है। तो जो भी पैसा आ रहा होता है ना वो रिसिप्ट यानी क्रेडिट साइड पे आता है और जो पैसा जा रहा होता है वो डेबिट साइड पे। ये देखिए यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, शेयर्स हमारे एसेट होते हैं, तो अगर हम हमारे एसेट है ना वो कम या ज़्यादा होते हैं तो हमारे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं, यानी हमारा ये पेमेंट का पार्ट है क्योंकि हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं और हमारा जो एसेट है वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारे शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे कैपिटल ट्रांजेक्शन का पार्ट है जो कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, बिकॉज हमारे जब मनी जो है आउटफ्लो होगा, बाहर जा रहा है, उसके बदले हमें शेयर्स वापस मिल रहे हैं, तो शेयर्स तो हमारे एसेट है तो वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे हो गए कैपिटल साइड पे।
और ये पेमेंट जो हमारी बाहर जा रही है ये हमारी पेमेंट यानी डेबिट साइड पे, यानी दोनों ही केस हमें पता चल गई कि हमारा ये डेबिट साइड है और कैपिटल साइड है। ठीक है, कैपिटल साइड मैंने बताया क्योंकि हमारे शेयर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी पर इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का है। और डेबिट साइड क्यों मैंने डाला यहाँ पे, क्योंकि डेबिट में हमारा पेमेंट हो रहा है, हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं। द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन, कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, बाकी आपको इससे मतलब रखना है कि यहाँ पे क्या सेलिंग हो रही है कि परचेज हो रहा है। और FII हमें पता ही है क्या होता है, जो हमारी कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में आके इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मनी सप्लाई से रिलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मनी सप्लाई से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यस, हमने पढ़ा है कि मनी सप्लाई जो है एक मेजर, देखिए कोई भी सप्लाई ऑफ मनी आज मान लीजिए 24 है, आज 24 दिसंबर है। ठीक है, ये आज हमारी मनी सप्लाई है 1 लाख की, 1 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट डे 25 दिसंबर को ये हो सकता है 1.2 लाख करोड़ हो जाए। ठीक है, तो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 लाख थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.2 लाख थी। इसका मतलब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो मनी सप्लाई को मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड है इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यस, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी बिकॉज ये क्या करता है, करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, तो इसमें तो एक कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज द करेंसी इन हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। नो, सेंट्रल बैंक में नहीं, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है वो, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, यानी हमारी थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है करेंसी विद द पब्लिक और सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, और कोई भी डिपॉजिट, FD भी कह सकते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे आपको उसके लिए रिगार्डिंग दिया भी होगा मनी सप्लाई का, देखिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियोस को जाकर रेफर कर सकते हैं। देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 प्रॉपर्ली हमें बताया कि क्या क्या होता है। M1 देखिए कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है, और हमने इसको भी डिस्कस किया है किस तरीके से, तो प्लीज़ आप वीडियो बजा के देखिएगा, मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाने लगूंगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो आप समझ गए फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स अंडर कीनेसियन इकोनॉमिक्स इस कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, यानी अगर टोटल कंजम्पशन निकालना है, टोटल कंजम्पशन। ठीक है, अगर हमें टोटल कंजम्पशन निकालना है तो हम सिर्फ कंजम्पशन की ही तो बात करेंगे। तो पहले देखिए जहाँ पे कंजम्पशन की बात हो रही है वो तो हमारा स्टेटमेंट ठीक है। देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन ये ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट नहीं होगा टोटल कंजम्पशन का, इसको गलत करेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस कंजम्पशन, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, इसको भी गलत करेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसको भी गलत करेंगे। यानी हमारे पास 3 गलत करके क्या रह गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन, दोनों में ही कंजम्पशन का पार्ट आ रहा है, इस वजह से ये हमारे टोटल कंजम्पशन का पार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन की बात करनी है। तो ये कंजम्पशन, तो ये हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझाया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 1 बाय 1 हम चलेंगे ना, और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से क्या पूछ रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन, और सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट प्रोपेसिटी टू कंज्यूम का क्वेश्चन अगला होगा आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, फाइंड द मिसिंग फिगर्स, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे को राउंड दिए हुए, यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं और रिजर्व रेशियो। हमें ये पता है मनी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि रिजर्व रेशियो जो होती है ना, मनी मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 अपॉन में रिजर्व रेशियो। देखिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी रखा है आपको, अब देख लीजिए। मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट। यानी रिजर्व रेशियो कितना रखा है गवर्नमेंट ने, कितना रखा है सेंट्रल बैंक ने फॉर द कमर्शियल बैंक्स, अगर वो हमें पता है तो उसके बेसिस पे हम मनी कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होगा वो बता सकते हैं। तो हम एग्जांपल में देखिए, रिजर्व रेशियो मान लीजिए 20% है, 0.2, तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 अपॉन में 0.2 यानी 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5। ठीक है, यानी हमारा 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर हमने अभी 1 रुपये डाले,
ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से हमारे पास वो 5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो ये सिग्निफाई करता है कि एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज अ रिजर्व बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी, 5 यूनिट्स ऑफ मनी क्रिएट कर पा रहा है। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशियो, हायर द रिजर्व रेशियो, अगर रिजर्व रेशियो बड़ा है, ठीक है, तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई। यानी ये अगर ये चीज कंपोनेंट बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो न्यूमिनेटर ऑलरेडी छोटा होगा। तो अगर रिजर्व रेशियो ज़्यादा रखेगी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक रखेगी, तो पैसा ज़्यादा नहीं बचेगा लैंड करने के लिए, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा मनी। इस वजह से अगर और कम रखेगी तो मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें ये वाली चीज, इन वाले कंपोनेंट्स को फिल करना है, ठीक है। हम बहुत इजीली करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें रिजर्व रेशियो पता है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो 20 यानी 20% यानी 20 और ऊपर में 100, ठीक है। तो ये कट के 5 यानी 5 टाइम्स बढ़ेगा। तो अगर डिपॉजिट हमारा 5000 है, तो 5000 को हम इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5 टाइम्स बढ़ रहा है, तो उसको 5000 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 यानी 25,000। ये हमारे पास 25,000 आ गई, देखिए 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25,000 आ गई, ठीक है। और फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 20% रिजर्व रेशियो है, यानी डिपॉजिट है 5,000 का 20% तो रिजर्व रेशियो है, बाकी 80% 4,000। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे 5,000 है, 5 - 4 1,000, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 5,000 इंटू 20%, ये वाला 20%, ये आ गया 1000। तो फर्स्ट में हमारा हो गया 1000, ठीक है, ये 1000 हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बहुत इजी है, ये 4000 है, इसमें से 800 माइनस करो, हमारे पास 3200 आ गया, ठीक है। या तो माइनस करके या तो मल्टीप्लाई करके 80% से मल्टीप्लाई कर लो 4000 को, 80 हमारा 3200 आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आ गई। थर्ड स्टेटमेंट मैंने बताई थी आपको, इसके लिए हमें रिजर्व रेशियो निकालना, मनी मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लाई कैसे निकाला हमने, 1/में रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो क्या 20%, 20% को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 5 आ गया, यानी मनी मल्टीप्लायर हो गया हमारा 5 टाइम्स। तो हमारा 5000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25,000 आ गया। उसी तरीके से हमारा जो लोन होगा वो भी 5 टाइम्स होगा, क्योंकि ये अगर 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये भी 5 टाइम्स बढ़ेगा, ये भी 5 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। सारे 5 टाइम्स बढ़ेंगे। तो 4000 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 20,000 आ गया। यानी हमारा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। ये कहाँ पे आ रहा है, ये सी में आ रहा है, देखिए 1000, 3200, 25,000 एंड 20,000 सारे हमारे हो गए। बहुत ईजिली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने नहीं पढ़ा और मैं हवा में बात कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने आपको शो कर रहा हूँ। ये सब वीडियो का, ये सब मैंने जो पढ़ा है वही मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए आप। 8th क्वेश्चन है सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, BOP अकाउंट है, यहाँ पे सरप्लस है, ठीक है। तो ये रेफर क्या करेगा, एक्सेस ऑफ डैश। क्या करेगा एक्सेस ऑफ डैश, मतलब यानी हमारे पास रिसिप्ट्स जो हैं वो पेमेंट से ज़्यादा हैं, ठीक है। जब भी हमारी रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा होंगी पेमेंट से, तो क्या डिनोट करता है, ये हमारा सरप्लस, ठीक है, ये हमारा सरप्लस होगा। ऑटोनॉमस का मीनिंग यही है कि जो हमारी खर्चे, जो एग्जैक्ट खर्चे हैं वो ऑटोनॉमस क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोनॉमस पेमेंट और ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट है, ये तो प्रॉपरली गलत है। पेमेंट्स अगर ज़्यादा होंगी तो डेफिसिट क्रिएट होगा, ठीक है। सेकंड है करंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर अकाउंट ऑटोनॉमस रिसिप्ट, ये भी गलत है, पेमेंट्स ज़्यादा हो ही नहीं सकते। थर्ड है कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स ओवर कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है, लेकिन BOP में करंट और कैपिटल दोनों आता है, तो ये फुलफिल नहीं करता पूरा। और ये स्टेटमेंट पूरा फुलफिल करेगा ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत सही हो जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, सपोज आ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, कोई एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, ठीक है। वहाँ पे कंजम्पशन जो है 100 + 0.75 Y है। यहाँ पे हमें C पता है कंजम्पशन है और Y हमारी इनकम है, और हमारी इन्वेस्टमेंट 400 रुपये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो मैंने सारे फॉर्मूला आपको डिस्कस करे, मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे इनकम पे क्या इंक्रीज होगा, उसको ही कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो चेंज होगा इनकम में इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम में चेंज होता है इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन ना उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में, देखिए
के को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस MPC। ये मैंने एक डेरिवेशन के थ्रू किया था, वो डेरिवेशन मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो के को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC को हम 1 MPS भी लिख सकते हैं, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये अगर MPC उधर गया तो 1 माइनस MPC हो जाएगा और वो MPS के इक्वल हो जाएगा। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। यानी हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बता रहा है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से देखिए कैसे बताएंगे। 0.75 से हमें क्या लग रहा है, MPC। ये हमारा MPC है, बिकॉज हमें पता है कि जब ये वाली स्टेटमेंट होती है MPC ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पे तो ये वाली इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे जो ऑटोनोमस इन्वेस्ट कंजम्पशन है वो 100 है और MPC 0.75 है, और Y हमें नहीं दिया, Y हमें ऐसे ही और C भी हमारा ऐसे ही है। तो हमारा MPC हमें पता है 0.75 है, तो हम उसको निकाल सकते हैं उससे मल्टीप्लाई। तो K होता है 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75 लिखा। उसके बाद हमने लिखा जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा, और 0.25 को फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये हटा, यहाँ से 2 0 ऊपर गए और 25 × 4 100, तो हमारा 4 आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो लगने को तो ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन ये लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें पे इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी हमारे पास। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को काम ही नहीं था, इसी से निकल गया हमारा, ठीक है। इसी के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया इजीली। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT मैंने बताया था, BOT क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज, खाली गुड्स का, ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी है, शो आ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 करोड़। यानी BOT जो होता है वो 500 करोड़ है, ठीक है। 500 करोड़ दिखा रहा है, ये प्रॉपरली आपको शो हो रहा है। यह फेवरेबल बैलेंस मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव यानी सरप्लस है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो BOT हमें पता है 500 करोड़, और हमें पता है BOT का फॉर्मूला क्या होता है। BOT होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल ट्रेड, ऑफ ओनली विजिबल यानी जो गुड्स हैं टेंजिबल, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 1200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये 1200 करोड़ यहाँ लिख देंगे, और हमें BOT दिया है 500 करोड़ रुपए, इतना हमें गिवन है। ये 400 को छोड़ो अभी, इसका कोई यहाँ पे यूज़ है भी नहीं। और माइनस इंपोर्ट्स, हमें यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट शुड बी, हमें इंपोर्ट्स निकालना है। यहाँ पे इंपोर्ट्स कैसे निकलेगा, ये इंपोर्ट्स हमें गिवन है, ये देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले हमने दिखा रखा है, ये देखिए ये BOT एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है। ये 500 दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स 1200 दिया हुआ है, इंपोर्ट्स हमें ऐसे कैसे रखना है। ये इंपोर्ट इधर आ गया, ये 500 इधर चला गया, ठीक है। 1200 में से 500 क्या, हमारे पास 700 करोड़ आ गया इंपोर्ट्स। यानी इंपोर्ट्स की वैल्यू हमारी हो गई 700 करोड़, जो हमें पूछा था। यहाँ पे हमने ट्रांसफर पेमेंट का तो कुछ बात मतलब ही नहीं था, हमें इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी जो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है वो चीज़ें, ठीक है। अब हमने 10 क्वेश्चन जो MCQ रिलेटेड थे वो सारे सॉल्व कर लिए। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं जो जेन्युइन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारा GDP से रिलेटेड, जो GDP के वैल्यू एग्रीगेट हम करते हैं सॉल्व वो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने किया, UI किस तरीके से करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे GDP दिया हुआ है, यहाँ पे लिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ GDP का पार्ट है, जिससे हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते थे ना, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ GDP, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि GDFC है यहाँ पे, GFCE है यहाँ पे, HFCE है यहाँ पे, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये भी है ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 4 है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। इनको सॉल्व करके हम निकालेंगे सबसे पहले GDP, और उससे हम जाएंगे NDP/FC, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, NDP/FC पूछा है, ठीक है। तो हम इसको एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैंने नीचे सॉल्व, अच्छा ठीक है, मैंने यही किया है, ठीक है। देखिए तो पहला होता है हमारा, अगर हमें GDP निकालना है, ठीक है, तो GDP निकालने का सिंपल सब क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो हम करेंगे प्लस हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, फिर प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, फिर थर्ड प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, फिर एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट्स जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। फिफ्थ को प्लस किया, थर्ड को प्लस किया, फर्स्ट को प्लस किया, सेकंड एक्सपोर्ट्स माइनस करा इंपोर्ट्स, और यहाँ पे प्लस करा 6 कंपोनेंट जो है हमारा इन्वेंट्री नेट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी ऐड होगी, ठीक है। तो जब हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया यहाँ पे, तो पहला हमारा 400 था, 470 था, फिर 200 था, फिर 320 था।
इन तीन को प्लस करके हमारे पास आया 990, ठीक है। ये हमारा आ गया GDP एट MP। अभी GDP एट MP नहीं आया, इसमें से हम कुछ माइनस भी करेंगे, एक सेकेंड। ये नेट इन्वेस्टमेंट हमने शायद से इसमें से माइनस नहीं की है, तो हम उसको यहाँ पे हमने बाद में माइनस करिए, कोई नहीं, हम बाद में माइनस कर सकते हैं। तो हमने पहले GDP एट MP निकाल लिया इस तरीके से फॉर्मूला सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए GDP एट MP आ गया 940। अब हमें पता है कि GDP एट MP से हमें जाना है NDP एट FC। तो G से अगर हम नेट देखिए, G से अगर हमें नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस का फॉर्मूला लगा दिया। और हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, और हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बीच में ठीक है, NDP एट FC है, यानी N पे तो हम आ गए माइनस डेप्रिसिएशन करके, DP हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। MP से FC पे आना है, MP से हमारे को आना है FC पे, तो वो क्या करेंगे, NIT माइनस करेंगे। तो NIT माइनस कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए GDP हमारा क्या आया था, 940 करोड़, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे सॉल्व किया। आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको इजीली होगा। आंसर ऑब्वियसली बात लास्ट में सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये 40 जो है यहाँ पे इसको बाद में माइनस करा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसके थ्रू चलते हैं तो यहाँ से आप समझिए कि GDP हमारा आ गया 940 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को, 940 आएगा। 940 में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए जो फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे, यानी फोर्थ कंपोनेंट को माइनस करा, और हमने NIT देखिए यहाँ पे 50 रुपीज़ है, इसको भी हमें माइनस करना है। तो ये हमने 8th कंपोनेंट को ही माइनस करा। तो 940 में से 35 माइनस किया, ठीक है, और फिर 50 माइनस किया, तो हमारे पास आएगा 855 करोड़, ठीक है। और ये देखिए मैंने निकाल भी रखा है 855, इसके थ्रू भी 855 आ रहा है, वो मैंने सॉल्विंग यहाँ पे करी है आपके लिए, ठीक है। तो हमारा NDP एट FC 855 करोड़ आ गया है, और हमारा सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं लगा, और ये मैंने आपको बता भी रखा है अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमारा कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये बहुत ईजिली सॉल्व हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और आपकी प्रॉपर बेसिक्स क्लियर है ये वाले सॉल्व करने के, तो आई विल मतलब मैं चाहूँगा कि आप यही इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बिकॉज यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हमारे को शॉर्ट हमारे को मार्क्स देगा, ये ऑब्जेक्टिव मतलब मैथमेटिकल जो चीज़ें होती है ना, वो आपको शॉर्ट मार्क्स देते हैं अगर सही है तो। लेकिन चलिए अगर आपको वो नहीं करना था तो अब ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। हमें एक्सटर्नैलिटीज बतानी है, ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, तो हमने एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होना। एक्सटर्नैलिटी यानी बाहर के एनवायरनमेंट का एक इंडिविजुअल पे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स विच आर कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए पब्लिक पार्क बनवा दिया, तो उससे हमारे को पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो क्या हमने पब्लिक पार्क के उसके रिटर्न में कुछ गवर्नमेंट को दिया? नहीं। तो ये हमें एंटिटी वो प्रोवाइड करती है, उसके बदले हमें कुछ पे नहीं करना होता, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सेकंड हो गई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। मान लीजिए कोई बंदा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, तो क्या वो हमें अफेक्ट कर रहा है? यस, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है पॉल्यूशन। तो क्या हमें उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है? हम उस पॉल्यूशन को झेल रहे हैं? नहीं। तो ये एक्सटर्नैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपको 2 मार्क्स मिलते हैं इससे, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है एक्सटर्नैलिटीज़ का, अगर आपको पता है तो बेसिक इतना लिख के भी आप 2 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को बताना है सिंपल सा। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या होता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। फैक्टर इनकम अर्नड इन द फॉर्म ऑफ, फैक्टर इनकम जो अर्न होती है वो 4 फॉर्म में होती है, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जो टुगेदर इसको हम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। देखिए मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ाया भी था आपको, ये देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज इन फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर पेमेंट्स होता है उसका अनदर टर्म होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसका ही समीशन होता है, यानी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हो गई हमारी प्रॉफिट, यानी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चारों चीज़ें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है प्रॉफिट। तो इन चारों चीज़ों को जब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स हमको इस तरीके से दे पा रहा है, और अगर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे मार्क्स। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी, ऑल द वे ईजी है अगर आपको पता है तो, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में का डिफरेंस पता है तो आप इजीली 3 मार्क्स यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। देखिए फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है आपको। देखिए फिक्स्ड सिस्टम क्या होता है? फिक्स सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करती है। और फ्लेक्सिबल के अंदर जो है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करती हैं कि व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिक पर्पस है इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट क्या करती है, बाय करती है फॉरेन करेंसी को व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल करती है फॉरेन करेंसी को व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से अपने वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। वीक होगी जब करेंसी तो हमारे को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, यानी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो हमसे क्या करेगी, सेल कर देगी हमारे को डॉलर्स, ठीक है, ताकि डॉलर्स की डिमांड वो सप्लाई बढ़ जाए, उससे डिमांड की कम हो जाए और हमारा स्टेबलाइज हो जाए रुपी, ठीक है। When the value of domestic currency is tied to a value of other currency, उसको हम पैगिंग कहेंगे, ठीक है, कि हम किसी और के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो पैगिंग होता है। When the value of currency is fixed in terms of some other currency in terms of gold, it is known as parity value of currency, ठीक है। एक रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और हमारा फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन करता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेज हैं डिमांड सप्लाई की फ्री हैंड अपना वर्क करती हैं, ठीक है। ओके, सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो ये अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो इसको ही आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे 3। देखिए 13th क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक ए पार्ट है, इसमें बोला गया है कि हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और हमारे को कंजम्पशन फंक्शन 200 करोड़ पे क्या है। अगर 200 अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा जब हमारी इनकम 200 करोड़ होगी, 200 हमारी करोड़ इनकम होगी, तो उस टाइम पे हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। उसके लिए हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इनटू में वाई। हमको वाई गिवन है, ठीक है, लेकिन ना हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता है ना MPC पता है, तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को अभी फुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन और MPC निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए इस टेबल को भी हमें फुलफिल करना है, ठीक है, इसको भी फुलफिल करना है, ठीक है। इसको फिल करेंगे तभी हमारा वो वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें सेविंग -30 दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी सेविंग नेगेटिव में होती है, इट मीन्स वो हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, यानी हमारी वो C बार है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास सेविंग नहीं है उस टाइम पे भी हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के जो हम कंजम्पशन करते हैं उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि फिक्स है, जो बेस्ड नहीं होती हमारी इनकम पे, क्योंकि यहाँ पे इनकम लेवल 0 है तब भी हमारी सेविंग -30 करोड़ है। इसका मतलब ये हमारी है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी आ गई 30 करोड़, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर सेकंड पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं खाली है, ठीक है। हमारी इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, हमारी इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, लेकिन हमारी सेविंग जो है 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन में इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको अपनी अच्छे से वीडियो में बता रखे हैं, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है, पहले तो APC दिया हुआ है यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे APC 1 दिया हुआ है और इनकम 100 है, तो क्या हम C नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं। APC की जगह 1 पुट करा, Y की जगह 100 पुट करा, यहाँ पे 100 करोड़ है ना, तो C हमारा आ गया 100 करोड़, ठीक है। अगर कंजम्पशन 100 करोड़ है तो जब हम पूरा ही पैसा कंज्यूम, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, तो यहाँ पे सेविंग मतलब 0 है, क्योंकि हम कंज्यूम भी पूरा ही कर रहे हैं ना 100 करोड़, ठीक है। तो सेविंग हमारी 0 हो गई, ठीक है। ये अभी यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा, ये हम इस वाले लाइन के थ्रू निकालेंगे, कैसे MPC 0.3 है। सेकंड में देखिए यहाँ पे हमारा है APC 0.85, तो ये 0.85 मैंने APC की जगह लिख दिया, और इनकम है 200 करोड़, ये लिख दिया। तो हमारी कंजम्पशन कितनी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 170 करोड़, 170 करोड़ हमारी हो गई कंजम्पशन। 200 करोड़ में से अगर हमने 170 करोड़ कंजम्पशन दे दी तो हमारे पास क्या बचा, 30 करोड़। 30 करोड़ हमारी सेविंग है, तो हमने यहाँ पे देखिए सेविंग में लिख दिया। अब हमें यहाँ पे निकालना MPC कैसे निकालेंगे, MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन वाई। तो हमारा वाई कितना था, 200 करोड़, मतलब चेंज कितना हुआ, 100 से 200 पे 100 करोड़, और हमारा सेविंग कितना है 30, तो हम ये निकाल सकते हैं 0.3 हमारा आ गया MPS। जो MPS का फॉर्मूला देखो मैंने वही लगाया है। चेंज इन सेविंग क्या थी यहाँ पे,
चेंज इन सेविंग थी 30 करोड़, पहले 0 थी अब 30 हो गई, यानी 30 करोड़ हमारी चेंज इन सेविंग हो गई। और हमारी पहले 100 थी, 200 करोड़, यानी 100 करोड़ हमारा चेंज हुआ। तो 30 अपॉन में 100 करूँगा तो 0.3 ही तो आएगा। तो MPS आ गया हमारा 0.3 करोड़। ठीक है, तो 0.3 करोड़ यहाँ है, तो यहाँ पे भी 0.3 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे भी 0.3 करोड़ है। ठीक है, इस तरीके से देखा। यहाँ पे भी आप निकाल के देखिए, यहाँ पे भी 100 करोड़ आएगा और यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो पता चल गई, वो है 30 करोड़, और हमें MPC भी पता चल गया। क्या हमें यही चीज़ नहीं निकालनी थी? देखिए यहाँ पे 0.7 मैंने क्यों लिखा, इस वाले केस में देखो MPS आया था 0.3, MPC प्लस MPS होता है 1, MPS पता है 0.3 है, इसको हम 1 से जाके यहाँ पे माइनस करेंगे तो MPC हमारा क्या आएगा 0.7, यानी हमारे पास MPC भी आ गया, हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी आ गई। अब हम इस वाली स्टेटमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए C होता है C बार प्लस MPC इंटू वाई। ठीक है, MPS का हमारा 0.3 निकाल लिया, MPC निकालेंगे किस तरीके से, 1 में से इसको माइनस करेंगे, 0.7 हमारा MPC आ गया। हमें सेविंग पता है -30 एट जीरो इनकम, तो जीरो इनकम पे जो सेविंग होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो हमारी होगी 30। नाउ अगर इनकम 200 करोड़ है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारे कंजम्पशन वाली जो फंक्शन है उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको इस तरीके से लिखेंगे 30 प्लस 0.7 ये वाला और इंटू 200, इसको फुल सॉल्व करो, 30 आया यहाँ पे और इसको इससे मल्टीप्लाई करा 140, टोटल 170 करोड़ हमारी कंजम्पशन आ गई। तो यार ये हमारी कंजम्पशन जब 200 करोड़ हमारी इनकम होगी तो कंजम्पशन होगी हमारी 170 करोड़, जो कि मैंने निकाल के दिखाया और हमने इस टेबल को भी फुलफिल कर दिया। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मार्क्स सीधा मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये नहीं करना, आपको ये बी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई है और एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। एक्स एंटे जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लान्ड, यानी प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस है। क्यों? एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई लेस है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ऑब्वियसली डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है, करवाया भी आपके सामने। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है, इन एन इकॉनमी इफ एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, यानी सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा कम है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड से, तो इम्प्लाई करता है कि हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू देम टू, यानी जो हाउस होल्ड्स है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और फर्म्स अभी उतना सेल नहीं कर रही हैं। इससे क्या होगा, अनइंटेंडेड फॉल हो जाएगा इन्वेंट्री पे। तो इसको रीस्टोर करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो एक्सपेंड करेंगे प्रोडक्शन को। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम इन द इकॉनमी। और जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे अपनी प्रोडक्शन को, ये वापस इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। देखिए मैंने एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाया, यहाँ पे एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से, आप इसको देख लेना। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। एक्सेस डिमांड जब भी होगा ना, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा और इसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपना सप्लाई बढ़ाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, तो वापस हम इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है। एक सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, 14th क्वेश्चन हमारा है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ हमें डिस्कस करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ इकोनॉमी। ट्रू है, सही है। क्यों? बिकॉज सोल करेंसी की पावर है सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक और उसकी पावर है, और इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके सामने। देखिए 14 का ए है, द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए ट्रू है स्टेटमेंट। दिस एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी शो करता है। पहले बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, हमें उसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इशू ऑफ करेंसी, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे इशू ऑफ करेंसी में और सेंट्रल बैंक के पास पावर रहे, कंट्रोल रहे मनी सप्लाई का इकोनॉमी में। ठीक है, ताकि वो अच्छे से रेगुलेट कर पाए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट कहती है मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आपको मनी के फंक्शन पता है कि ये प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, टर्सरी फंक्शन। ठीक है, 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं,
ठीक है, हमने उसमें पढ़ा है कि मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, और स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, पेमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और डेफर्ड पेमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट के तौर पे आपने कभी, आजकल काफ़ी कंसेप्ट चल रहा है, आपने फाइनेंस का नाम सुना होगा कि हम मान लीजिए एक फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है, वो मान लीजिए 12,000 का है, तो हम उसको 12,000 को हम 6 महीने में देंगे, ठीक है, 12,000 को हम 6 यानी 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये हम 6 महीने तक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनेंस, इसी को हम डेफर्ड पेमेंट कहेंगे, यानी एक बार में पेमेंट ना करके फ्यूचर डेट पे पेमेंट करना, यानी 2,000 को हम हर महीने एक महीने में 6 महीने तक देंगे तो हमारी वो पेमेंट कवर हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट आर कॉन्ट्रैक्टेड टू बी मेड एट अ सम फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे कॉन्ट्रैक्ट होती है कि हाँ इस दिन हम ऐसा पैसे देंगे, इस तरीके से पेमेंट होती है। यहाँ पे मनी फैसिलिटेट करती है सच ट्रांजेक्शन्स को ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग, हैंस मनी सर्व एज द स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा होगा। फिफ्थ ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत ही ईजी, देखिए दो मार्क्स से हम बहुत ईजिली खाली वैलिड आर्ग्यूमेंट देने थे कि हाँ ये स्टेटमेंट क्यों ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। द इकोनॉमिक टाइम्स डेटेड 8 जून, ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने सेट करा है पैनल यूनानिमसली, और वो क्या है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो है 6.5% रखा है। द कमिटी वोटेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, यानी उन्होंने अभी भी उनका फोकस है अकोमोडेटिव स्टांस का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर करने हैं इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को। देखिए कोई कुछ नहीं है इसमें, देखिए रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि अपना 6.5% इन्फ्लेशन रेट, 6.5% अपना लैंडिंग इंटरेस्ट रेट था, जिसपे वो कमर्शियल बैंक हमें जनरल पब्लिक को लेंड करते हैं मनी, तो वो उन्होंने सेम रखा है, ठीक है, पहले की तरह अकोमोडेट करके रखा है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इस स्टेटमेंट टेक्स्ट से और कॉमन इंटरेस्ट के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है और डिस्कस करना है, इकोनॉमिक इशू यहाँ पे कौन सा है। देखिए जो भी RBI लैंडिंग रेट डिसाइड करती है वो हमेशा इन्फ्लेशन को माइंड में रख के करती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो अपना लैंडिंग रेट और बढ़ा देगी, मतलब लैंडिंग रेट जो परसेंटेज है इस पर इंटरेस्ट जो बैंक को चार्ज करती है वो बढ़ा देगी, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो उसको कम कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इशू है वो बेसिकली इन्फ्लेशन है, ठीक है। जब भी आपके पास बेंचमार्क लैंडिंग इंटरेस्ट रेट की बात आएगी वहाँ पे हमेशा इन्फ्लेशन इज अ कॉज होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन है और किस तरीके से है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखिए इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक्स इशू इंडिकेटेड अबव, यहाँ पे इकोनॉमिक इशू इन्फ्लेशन है, और द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड में बी द अंडरलाइंग कॉज बिहाइंड द डिसीजन टेकन बाय द RBI। अंडरलाइंग कॉज क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड, तो टू कीप बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज एट 6.5%, ठीक है, उन्होंने 6.5% अनचेंज रखा है, सेम रखा है। अकोमोडेटिव का मतलब होता है अनचेंज, जो सेम है पिछली बार की तरह। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मनी सप्लाई इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड हैव डिक्रीज इट्स द सेड रेट, यानी अगर रेट सेटिंग पैनल ने 6.5% की जगह इसको मान लीजिए 6 कर दिया होता, या 5 कर दिया होता, या 4 कर दिया होता, तो उसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके मनी सप्लाई पे। तो मनी सप्लाई पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपने लैंडिंग इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। मान लीजिए अभी जो 6 पे दे रही थी 5 पे देगी, फिर 4 पे देगी, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लोग ज़्यादा बोरो करेंगे। अब इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड हैव डिक्रीज द बेंचमार्क लेंडिंग रेट, द कमर्शियल बैंक में रिड्यूस द लेंडिंग रेट, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, इट में एनकरेज द बोरोइंग बाय द पब्लिक लीडिंग टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया इजीली, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास 17 और 1 सेकेंड, ये मैक्रो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सॉरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हम ये इसको करके डिस्कस करके आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। देखिए 16 का A पार्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। हमें बहुत इजीली पता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स विद इन अ 1 ईयर होगा, रिकरिंग नेचर का होगा। कैपिटल रिसिप्ट बहुत वंस इन अ वाइल होता है, वो तरीके का रिसिप्ट होगा जब पेमेंट आ रही है हमारे पास, ठीक है। हमें इसको वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, ये क्या है, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो हर महीने मिलेगा, यानी रेकरिंग नेचर का है, रेकर है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता। अगर हमारे पास ये पूरा लोन हमारा रिकवर हो जाता ना तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट, बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इंटरेस्ट एंड लोन इज अ रेकरिंग नेचर, ये लिख सकते हैं। मैंने इसके आंसर यहाँ पे लिखा भी है, आपको अगर कंफ्यूजन लिखा है, बिकॉज इट नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्सो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन से कोई हमारा लायबिलिटी कम हुई है, यानी हमारे लोन की लायबिलिटी कम हुई है, नहीं हुई ना, तो लायबिलिटी कम नहीं हुई, कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। सेकंड है डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स,
फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमारा एसिड जो है गवर्नमेंट कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो रही है। तो जब हमारी एसिड्स में या लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क आता है ना, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट कहेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारी कंपनी के कुछ शेयर हम बेच रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो उससे क्या एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है नहीं, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है नहीं, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, बिकॉज वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, हमें मदद दे रहे हैं, उससे हमारे इकोनॉमी में कोई ऑब्लिगेशन या हमारे पे कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड एनालाइज द चेंजिंग ट्रेंड्स इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको देख के बताना है खाली। ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरीके से एक्सपेंडिचर हो रहा है, मान लीजिए ये ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, 2021-22 में ये हमारा 3.23 लाख करोड़ था, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2022-23 में हमारा था 3.90 लाख करोड़, ठीक है, और हमारा बजट था 5.17 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन पे। तो खाली यही चीज़ आपको लिखनी है, लिख के देनी है कि हाँ 2021-22 में हमारा जो था ट्रांसपोर्टेशन पे वो इतना था हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था हमारा 3.9 लाख करोड़ था, और हमारा बजट का एक्सपेंडिचर था उसमें से हमारा 5.17 लाख हमारा ट्रांसपोर्टेशन को गया, ठीक है। इसी के ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया, इसी के रूरल डेवलपमेंट लिख दो। रूरल डेवलपमेंट ये देखो ये रहा, इसको देख के लिख दो कि 2.29 तो हमारा था बजट हमारा एक्सपेंडिचर था, ठीक है। 2.43 हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और 2.38 करोड़ हमारा बजट एक्सपेंडिचर था, ठीक है। बस यही लिखना है आपको। सेकंड है हमारा डिस्टिंक्विश बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल, ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये हमारे लिए नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ठीक है, तो उसको नहीं करना। डिस्टिंक्विश फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इसके बीच का डिफरेंस, हमें डेफिसिट तो हमने कर ही रखा है अपने वीडियो में, और आपने पढ़ाई भी होगा, कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट भी पढ़ा है हमने, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और ये इसके पूरा जो प्रॉपरली इसका डेफिनेशन है वो भी आप इस यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली 2 मार्क्स हमारे अचीव हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल इजीली तरीके से। 17th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखना है 2 सेक्टर मॉडल में। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको बहुत इजीली सॉल्व होगा। ब्रीफली हमें डिस्कस करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने बता रखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इन सिंपल इकोनॉमी किस तरीके से होता है। हाउस होल्ड होता है और फार्म होता है, खाली 2 चीज़ें होती हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म्स उसके बदले हमें क्या देती हैं, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो हमने यहाँ से पेमेंट अर्न करी थी उसको हम कंजम्पशन करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म्स देती है। ये पूरा जो ये होता है ना, इसको ही 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस भी किया। आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बेटर इंडिकेटर है एज कम्पेयर टू नॉमिनल ग्रॉस, यानी रियल जीडीपी, सिंपल सा रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। ये तो है ही, ये तो चीज़ है ही कि रियल जीडीपी बड़ा बेटर इंडिकेटर है। हमें इसको एग्री करना है स्टेटमेंट के साथ और जस्टिफाई करना है क्यों, एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल के साथ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता है, और आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देखिए रियल जीडीपी जो है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ऑन द बेस ईयर। यहाँ पे बेस ईयर होता है और नॉमिनल में करंट ईयर होता है, खाली इतने डिफरेंस है, बाकी स्टेटमेंट दोनों ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पे करंट ईयर होता है और यहाँ पे बेस ईयर होता है, ठीक है, बेस ईयर प्राइस पे। एग्जाम्पल हमने पहले डेफिनेशन दे दी, अब एग्जाम्पल दे देंगे। मान लीजिए ईयर 2010 था, वहाँ पे बेस ईयर है, और 2011 करंट ईयर है, ठीक है। प्राइस जो हमारा कोई भी कमोडिटी है, कोई भी, ठीक है, उसका प्राइस जो है 2010 में 10 रुपये था और 2011 में 15 रुपये हो गया है। आउटपुट जो है 100 है, दोनों में सेम है। अब हमें रियल निकालना है, नॉमिनल निकालना है। रियल जो होगा वो इस पे निकालेंगे करंट बेस ईयर पे, और नॉमिनल जो होगा वो होगा हमारा करंट ईयर पे। मान लीजिए 2010 का निकाल लें तो रियल जीडीपी 1000 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1000 आया, और नॉमिनल जीडीपी भी यही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो, यानी आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आया, और नॉमिनल में भी आउटपुट को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आया। लेकिन 2011 में हमारा करंट ईयर है, तो हमें यहाँ पे देख के ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमारा 15 हो गया है, आउटपुट हमारा 100 ही है।
रियल निकालने के लिए हमें हमेशा प्राइस जो है वो 10 रखना पड़ेगा, यानी करंट बेस ईयर का प्राइस रखना पड़ेगा। तो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन नॉमिनल के लिए हमें करंट यूज़ करना है तो हम 15 इंटू 100 करेंगे तो 1500 आएगा। यहाँ पे देख रही है रियल जीडीपी तो सेम है बट नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया और आउटपुट सेम है। इट मीन्स रियल जीडीपी हमें रियल पिक्चर दिखा रहा है कि आउटपुट तो उतना ही है, ठीक है, आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, खाली प्राइस में चेंज हुआ है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज ये 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ इस प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे हमारी जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है 1000 से 1500, बट रियल जीडीपी की वैल्यू सेम है। तो रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर टू मेक कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट कितना बढ़ा है, ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए, एंड इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। इसका चेंज को इफेक्ट को कैंसिल आउट करके, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस 10 रुपये लिया था 2010 का, ठीक है। तो हमने मैक्रो के पूरे सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेक्शन बी को आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।